हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर है जिसकी तैयारी के सपने हम लोग हमेशा देखते हैं। वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी के अगर हिस्ट्री को हम पढ़ें तो ये बहुत लंबी है और मेरा मानना यह है कि उसको हम हिस्ट्री में ही पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय यहाँ पॉलिटी में फिर हिस्ट्री मर्ज करना और थोड़ी चीजें। नो डाउट पॉलिटी में हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, पर बहुत इन डेप्थ नहीं जा करके हम थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन बन जाएं और चीजें ठीक हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मतलब प्रीवियस टाइम से आप जानते हैं जब ब्रिटिश इंडिया ने रूल करना शुरू किया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर रूल करना शुरू किया, तो क्या होता है कि ये लोग वहां से सिविल सर्वेंट्स पहुंचाते थे, मतलब टैक्स कलेक्टर पहुंचाते थे, जिसको कलेक्टर बोलते थे भारत में। ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे सारे ब्रिटिशर्स होते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इलिंगटन कमीशन आता है 1912 में। इसके पहले की कुछ कहानी और है, वो मैं स्किप कर रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सा कमीशन आया था, कैसा आया था, तो आपको बस इतना याद रखना है कि इलिंगटन कमीशन आया था। इलिंगटन कमीशन का ईयर आपका होमवर्क आप देखेंगे कि कब आया था। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पढ़ाने के पहले ही होमवर्क दे मारा, तो थोड़ा हिस्ट्री का नॉलेज बढ़ेगा आपका। मेरे को क्या है कि यार ये तो बताना है, बता दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इलिंगटन कमीशन ने कहा था कि 25% जो हमारे इंडिया में पोस्ट भरे जा रहे हैं हायर पोस्ट पे, 25% पोस्ट जो हायर पोस्ट के लिए भरे जा रहे हैं उनमें इंडियंस का होना जरूरी है। और जो सिविल सर्विस के एग्जाम करवाए जा रहे हैं वो कहां हो, तो सिविल सर्विस के एग्जाम होने चाहिए भारत और मतलब इंडिया प्लस ब्रिटेन, दोनों जगह पे। मतलब अब चूंकि क्या होता था कि इसके पहले आप जानते हैं कि ब्रिटेन में पेपर होता था और वो भी ये लोग लैंग्वेज के लिए इतने थे कि लैटिन में एग्जाम लिया करते थे और हर किसी के लिए लैटिन सीखना, जाना, पेपर देना। और सबसे बड़ी बात कि आज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए उस समय लंदन जाना तो मेरे को लगता है महंगा था लंदन जाना। मतलब पैसे की अगर करेंसी का इवेल्युएशन किया जाए और रिसोर्सेज देखा जाए तो उस समय ज्यादा डिफिकल्ट था लंदन जाना पेपर देने के लिए। तो इन्होंने कहा कि भारत में आप पेपर करवाना शुरू कीजिए और 25% हायर पोस्ट को किससे भरिए, मतलब इंडियंस को भरिए। क्लियर है। अब इलिंगटन कमीशन आपसे पूछा जाएगा तो इनका नाम है, ये ऐसा स्पेलिंग है ISLINGTON, इलिंगटन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो 25% की बात यहां पे आपको समझ आया होगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होता है। आप जानते होंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री में सर्च कीजिए। मैं बता देता हूं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था और उसके तहत 1919 में एक लॉ पास किया गया जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर आप नहीं जानते इस एक्ट के बारे में तो आप जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। इसमें कहा गया कि हम इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाएंगे, ICS का एग्जाम होगा और इसके लिए भारत में व्यवस्था किया गया। और आप जानते हैं इलाहाबाद में इंडियन सिविल सर्विस का हेडक्वार्टर बनाया इन लोगों ने, मतलब यहाँ से रिक्रूटिंग बॉडी का हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ से एग्जाम होने शुरू हुए ICS के, मतलब इस एक्ट के तहत। अब आप फिर बोलोगे कि ये 1919 का एक्ट है और हमने किताब में कुछ और पढ़ा है। हाँ, तो 1990 एक्ट के तहत ये व्यवस्थाएं की गई और आप जानते हैं कि 1922 से एग्जाम शुरू हुआ। ठीक है, मतलब जो भी चीजें क्या है कि जैसे मैं आज बोल के चला जाऊं कि बच्चों कल मैं या आने वाले समय में या आज ये मैं घोषणा करता हूं कि आप लोगों को मैं ये पॉलिटी कंप्लीटली फ्री पढ़ा दूंगा, पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तो क्या ये आज ही खत्म होगा? नहीं, घोषणा आज हुआ है, अब धीरे धीरे चीजें चलती जाएंगी। तो इस तरीके से इलिंगटन कमीशन का रिकमेंडेशन आया। उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। और इलाहाबाद में 1922 में से एग्जाम होने स्टार्ट हो गए ICS के। ठीक है, इसके साथ साथ अब आप एज वगैरह देख लेना, 23 साल फिर घटा करके 19 साल, ये चीजें होता रहा। मतलब कुल मिलाकर के इन लोगों का इच्छा नहीं था कि भारतीय लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब करें और वो भी हायर पोस्ट पे। इनका ये था कि हम सिपाही बन के रह जाएं या कोई ऐसे छोटे पोस्ट पे रहें जहां पे हमें दबाते रहें और यूज करते रहें। एग्जैक्टली ऐसा था इनका। ठीक है, लेकिन अब ये हम लोगों की डिमांड बार बार बढ़ रही थी कि भाई हम भी बने, हम भी किसी बड़े पोस्ट पे जाएं। तो ऐसी चीजें होती रही। फिर जो ये बना, इसके बाद यहां से एग्जाम स्टार्ट हो गया। फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। आपसे ये PSC ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
35 जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे किसी एक्ट को तो वो यही है। और इसमें उसका थोड़ा बहुत नाम में फेर बदल किया इन लोगों ने। इनने कहा कि वो क्या है, तो फेडरल सर्विसेज है, फेडरल सिविल सर्विस या फेडरल सर्विसेज है, ठीक है। तो यहां से फेडरल सर्विसेज का स्टार्ट हुआ, ज्वाइंट सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हुआ, तो ऐसी चीजें आपको दिखती हैं इसमें। ये एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि 1935 के एक्ट में यूपीएससी का नाम क्या था, क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था? नहीं, वो फेडरल सर्विस कमीशन था। ये आप याद रखेंगे फेडरल गवर्नमेंट के लिए। और जो इलाहाबाद में पहली बार वो बना था अपना कमीशन, ये 1922 में उसके रोज बारकर साहब जो थे, वो रोज बारकर साहब क्यों बोल रहा हूं मैं, फिर भी ठीक है आप याद रखो, अंग्रेजों के लिए तो मेरे मन में कहीं प्रेम है नहीं। ये चेयरमैन थे, तो रोज बारकर के चेयरमैनशिप में ये स्टार्ट हुआ था। ये कभी एग्जाम में आ जाए, वैसे तो ये नहीं आना चाहिए। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि किस एक्ट के तहत आया, तो 1919 के एक्ट के तहत पहली बार भारत में कभी एग्जाम शुरू हुए, तो 1922 से एग्जाम शुरू हुए। कहां से शुरू किया गया? इलाहाबाद से शुरू किया गया। आप जानते हैं आज भी यूपीएससी का गढ़ जो मैं, मेरे हिसाब से अगर कोई पूछेगा तो मैं इलाहाबाद को ही मानता हूं। बाकी तो व्यापार चल ही रहा है, सभी जगह चल रहा है, खूब भर भर के चल रहा है। आप लोग जा रहे हैं भर भर के, झोला भर भर के पैसा दे रहे हैं, कोचिंगें कमा रही हैं, बढ़िया है, कोई भी पढ़ा रहा है, तो ऐसी चीजें चलते रहती हैं। मैं कोई भी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ठीक है, चीजें चल रही हैं, तो आप ये याद रखिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, तो मतलब बन रहा था, सॉरी, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की, मतलब यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप पहली फुर्सत में तो ये याद रख लीजिए। और फिर उसमें हमने बोला कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जाएंगे, मतलब जो राज्य के रिक्रूटमेंट होंगे ऑफिसर्स के लिए वो स्टेट पीएससी देखेंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट होंगे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया जाएगा। बहुत आसान है, टफ नहीं है। तो देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हमारा आज का चैप्टर है, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको इसलिए बता दिया है कि थोड़ा चीजें लिंक में आ जाएंगी तो आपको समझ आएगा। हालांकि हम लोग हिस्ट्री में डिटेल पढ़ते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें ये सब इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पॉलिटी कम हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा है, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कौन है, तो ये आपका होमवर्क है, पता कीजिए, बताइए, ठीक है। अ डीप डाइव इनटू आर्टिकल 315 to 323, मतलब 315 से 323 आर्टिकल जो हैं वो बताते हैं कि यूपीएससी कैसा होगा, यूपीएससी के लोग कैसे अपॉइंट होंगे, इनका रिमूवल कैसा होगा, टर्म क्या होगा, सर्विस कंडीशन क्या होगा, ये सारी चीजें, मतलब कुल मिलाकर के यहां से यहां तक आर्टिकल जो है वो स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। द बैकबोन ऑफ इंडियाज सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, ठीक है। ये किसमें है? तो पार्ट आप याद रखना, पार्ट 14 है, ठीक है। यहां पर शायद हमसे छूटा हुआ है, ठीक है पार्ट 14, मुझे ही नहीं दिख रहा है, देखिए तो आप कैसे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। तो पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323 ये याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के अंदर इसका जिक्र किया गया है और संविधान के तहत इसको पावर मिला है और ये बन के रहेगा, ऐसा है। तो ये आप याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। देखिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं? जो पार्लियामेंट के एक्ट या लॉ से बनाए जाते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी होती हैं जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत, मतलब जिसका जिक्र संविधान में है, जिसकी बातें संविधान में की गई है, आर्टिकल्स मिलते हैं हमें, उसके तहत बनाया गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और पार्लियामेंट ने अपने एक सिंपल एक्ट के थ्रू बना दिया तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। आप याद रखना, क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाए तो यूपीएससी, हमने देखा कि संविधान में इसका जिक्र है, ठीक है। द यूपीएससी इज इंडिया सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 23 हमने देख लिया है। अनलाइक बॉडीज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, its existence and independence are guaranteed by the constitution। कुल मिलाकर के संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, ना कि पार्लियामेंट की अपनी व्यवस्था है। आप देखेंगे, आगे चल के देखेंगे तो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और यूपीएससी का कॉन्फ्लिक्ट भी आप देखेंगे कई बार दोनों वो रिकमेंडेशंस दे देते हैं। तो ज्यादा रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग किसका होगा? तो यूपीएससी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीवीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये दोनों चीजें आपको थोड़ा याद रखना, एग्जाम में आंसर लिखने में या एमसीक्यू लगाने में आपको हेल्प मिलेगा। अब यहां मैंने बता दिया है कि सीवीसी और यूपीएससी जब लड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब लड़ेंगे क्या, वो लड़ कैसे सकते हैं। दोनों के अगर रिकमेंडेशंस देखा जाए तो ज्यादा वेटेज किसका होगा? तो ज्यादा वेटेज जो होगा वो होगा, मैं थोड़ा फास्ट बोल दिया शायद, ज्यादा वेटेज जो होगा वो किसका होगा? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर है? अब आराम से बोल दिया, आपको समझ आ गया होगा। नोन एज द वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम। कुल मिलाकर के क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बॉडी को मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग कहते हैं, तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी को कहते हैं। क्यों? यहां पर ये फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन करवाते हैं, मतलब ऐसा एग्जामिनेशन जो मेरिट बेस्ड हो। ऐसा नहीं कि नेताजी आए और कह दिए कि सुनो ये हमारे लल्ला हैं, एक नंबर के नीच आदमी हैं, मैं भी नीच नेता हूं और ये भी नीच हैं, और देखो इनको अगर आपने यूपीएससी में नौकरी नहीं दी आईएएस की तो समझ लेना तुम कल भगा देंगे। तो ऐसा नहीं है। उनका क्या है कि टेन्योर फिक्स है, टर्म फिक्स है, सर्विस कंडीशन फिक्स है। वो आपसे क्यों डरेंगे नेताजी? आपके जैसे कितने आईएएस आईपीएस आपके जैसे क्या, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। आईएएस आईपीएस तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नेताओं के लिए बोल रहा हूँ। तो ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पर भतीजे का नौकरी हो गया या बेटे का नौकरी हो गया, ये सब नहीं होगा। वॉचडॉग ऑफ मेरिट लिस्ट है, मतलब कुल मिलाकर के मेरिट बेसिस पे जो पढ़ा है, पढ़ाई किया है, उसी को जॉब मिलेगा, जो रील देखा है उसको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है? तो यूपीएससी इंश्योर्स अपॉइंटमेंट आर बेस्ड ऑन एबिलिटी नॉट पैट्रोनेज। क्लियर है? एबिलिटी के बेसिस पे नौकरी मिलेगी आपको। आप भी अगर पढ़ रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आपको उन सभी जितने भी फॉर्म भरे हैं उन सभी लोगों में उस लास्ट स्टेज तक आना पड़ेगा जितनी वैकेंसी है, तब जाकर के आपका जॉब लगेगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के थ्रू आप पेपर दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कहीं जुगाड़ लगा ले। तो ये इकलौती बॉडी मुझे लगता है जिसमें जुगाड़ काम नहीं करता। बाकी तो आप सुनते ही रहते हैं कि पीएससी में पेपर लीक हो गया, या आपने ये भी सुना होगा कि बिहार में एसआई के पेपर बिक रहे थे। कई बार हल्ला वल्ला होते रहता है, साहब क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर ये चीजें होते रहती हैं। पेपर कैंसिल हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टर के तो यूपी में मैंने 2 बार पेपर कैंसिल होते हुए देखा है कि पेपर लीक हो गया, या पता नहीं सेंटर पे क्या हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसे लीक होते रहते हैं। कुछ स्टेट पीएससी ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन हमेशा ही गलत होते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो हर बार ये डिलीट करते हैं, पता नहीं क्या ड्रामा है, बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिलीट होते हुए, गड़बड़ होते हुए, ये सभी चीजें बहुत कम देखा हूं। तो मेरे को लगता है कि ईमानदार बॉडी जो बच्चों के साथ अभी भी न्याय कर रही है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो ईमानदारी से जा रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं। तो ये आप याद रखना। ये कौन है? तो यूपीएससी है। अब फिर आप कमेंट में उल्टा सीधा मत बोलना कि हमने तो देखा है कि हमारे पड़ोस का पप्पू पैसे देकर के आईएएस बन गया। ऐसा नहीं होता। ठीक है? कंपोजिशन ऑफ द यूपीएससी क्या है भाई? तो देखिए, एक चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, और एक्सपीरियंस का क्या होगा रूल? तो 3 चीजें हैं, चेयरमैन, मेंबर और एक्सपीरियंस। देखिए चेयरमैन क्या होगा? तो एक चेयरमैन, इन सबका अपॉइंटमेंट कौन होगा? तो पहली फुर्सत में आप रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, प्रेसिडेंशियल पावर है। मतलब प्रेसिडेंट इनके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, इनका हिंदी माध्यम के स्टूडेंट ध्यान देना, उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। किसका? यूपीएससी के मेंबर और यूपीएससी के चेयरमैन का। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे या करेंगी, जो भी हो, नहीं तो आप बोलोगे फिर से जेंडर बायस्ड। ठीक है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीड्स द कमीशन। क्लियर है? अब लीड्स द कमीशन, चेयरमैन है तो लीडर होंगे ही, मतलब पूरा उनके अंडर में काम करेगा ये कमीशन। ठीक है? अदर मेंबर्स क्या होंगे? नंबर नॉट फिक्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अभी क्या होता है ना, आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं, किसी रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या मिलता है आपको? 1+10, मतलब एक चेयरमैन और 10 मेंबर, टोटल कितने? 11। ये व्यवस्था अभी चल रहा है, जो कि हम जानते हैं। और एट प्रेजेंट अगर देखोगे, गूगल करोगे, चैट जीपीटी या कुछ भी करोगे, तो वहां पर क्या मिलेगा? 1 + 7 से 9। ये तीनों चीजें सही हैं। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो 1 और 7 से 9 होंगे। 1 और 10 मैक्सिमम का हमने वो किया हुआ है अभी एट प्रेजेंट 2025 के तहत अगर देखें तो। ठीक है? क्योंकि 2026 में हम लोग चल रहे हैं, तो टोटल 11 एट प्रेजेंट। एक मेंबर है और 7 से 9 मेंबर, एक चेयरमैन है और 7 से 9 मेंबर हो सकते हैं। तो ये इन जनरल एक मतलब जनरल रूल इनने पास कर दिया होगा, या ये कर दिया होगा कि ठीक है भाई ऐसा होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर देखा जाए तो फिक्स नहीं है कि कितने मेंबर होंगे, एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। क्लियर है? जो भी हमारी नीड्स होंगी और जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट अंकल आंटी जो भी हैं, उनको लगता है कि अभी 15 लोग रिक्रूट कर लेना है मेंबर के फॉर्म में। अब चेयरमैन तो एक ही होंगे, तो 1 + 15 का हो सकता है। उनको लगता है कि 30-40 लोग और रिक्रूट करने हैं, तो ये भी हो सकता है। उनको लगता है कि 5 ही लोग काम कर लेंगे, तो 5 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं है कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या मिनिमम एज चाहिए, सब कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि 50% जो लोग हैं, मतलब हाफ ऑफ द जो मेंबर होंगे और चेयरमैन सबको आधा,
ये कहां से आएंगे? सिविल सर्विस से आएंगे, मतलब या तो ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो ऑफिसर्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हो। तो देखिए एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल मेंबर्स मस्ट हैव हेल्ड ऑफिस फॉर 10 years अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 10 साल तक इनको ऑफिस होल्ड करने का, मतलब नौकरी करने का अगर तजुर्बा है तो आधे लोग वैसे रिक्रूट होंगे और आधे लोगों का पता नहीं, जैसा प्रेसिडेंट समझे। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये ऐसा है। हाँ, एज वगैरह है, मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी बड़े पोस्ट होते हैं वहां पर हम मिनिमम एज नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर अच्छे एक्सपीरियंस लोग आएंगे तो वो ज्यादा, अब हमने बोल दिया 21 साल, तो 21 साल वाले लाइन लगा देंगे, नहीं हो सकता ना। तो एक्सपीरियंस लो, और 10 साल जिसको सिविल सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का वो हो एक्सपीरियंस हो, 21 साल का कैसे हो सकता है? तो इसलिए मिनिमम एज नहीं है यहाँ पर। टर्म ऑफ ऑफिस देखिए, टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 6 साल है और 65 साल है। अब 6 साल क्या मतलब? मैक्सिमम 6 साल तक रह सकते हैं, मतलब एक टर्म में अगर अपॉइंट हो गए तो। और एज कितना? 65 साल। हम अभी तक सारे पोस्ट में ऐसे ही देखते आ रहे हैं। अगर प्रीवियसली आप वीडियो देख रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ज्यादातर समय यही दिखता है कि 2 कंडीशन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक फुलफिल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 40 ईयर का पर्सन अपॉइंट हो गया तो वो 6 ईयर तक बना रहेगा, मतलब 46 ईयर की एज तक बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 60 ईयर का 65 ईयर का नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई 62 ईयर का पर्सन अपॉइंट हो गया तो 65 ईयर में उसको रिटायर होना पड़ेगा। ये कितने साल हो गए? तो 62 और 3 साल के लिए बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टर्म कितना है? 6 ईयर। मैक्सिमम एज कितना है? 65 साल। जो पहले हो जाए वो। दूसरी चीज, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा सेम पोस्ट पे। एकदम रटा मार लो, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। मतलब चेयरमैन तो अब कहीं अपॉइंट नहीं होंगे, कहीं मतलब कहीं भी अपॉइंट नहीं होंगे, ऐसे याद रख लो। बस गवर्नर बन सकते हैं। क्यों? ये कोर्ट का डिसीजन है कि गवर्नर को हम क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस ऐसा नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते कि वो कोई जॉब है, वो माना जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो गवर्नर बनाए जा सकते हैं। ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को क्या गवर्नर बनाया जा सकता है? तो हाँ साहब, बनाया जा सकता है। ये 1 नंबर लीजिए आप फ्री फोकट, मतलब एक क्वेश्चन का वो सही कीजिए आप। फ्री फोकट में क्यों, मेहनत की है, याद की है। तो बाकी अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वो माना जाएगा कि इनने सर्विस ज्वाइन कर लिया है, ये अपने ऑफिस को वो कर रहे हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था इनका उसको ब्रीच कर दिए, इनको कहीं ऑफिस ज्वाइन नहीं करना होता है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, हाँ ये है कि जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं या तो यूपीएससी के या किसी स्टेट पीएससी के। क्लियर है? ये याद रखना कि मेंबर को चेयरमैन बनाया जा सकता है, चेयरमैन को कुछ नहीं बनाया जा सकता। वो अपने घर जाएंगे, एक टर्म के लिए एक पर्सन एक बार अपॉइंट होगा। क्लियर है? अब देखिए स्टैंडर्ड टर्म क्या है भाई? तो 6 साल हमने देख लिया, और 65 साल उम्र जो पहले कंप्लीट हो जाए। रेजिग्नेशन जब मन तब प्रेसिडेंट को। मेंबर में रिजाइन बाई राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब मन, मेंबर क्या, सभी। एक्टिंग चेयरमैन बाद में देखते हैं। रिमूवल क्या है भाई? तो कैन ओनली बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट फॉलोइंग कंडीशन। तो आपसे एक लाइन में अगर पूछा फॉलोइंग कंडीशन में, उसमें 2 कंडीशन है, एक तो कोर्ट की इंक्वायरी के बाद और एक डायरेक्टली प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। पर आप एक लाइन में पहले ये याद रखिए कि चेयरमैन और मेंबर्स, मतलब जो भी हमारे यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन है, उनका रिमूवल कैसे होगा? तो वो होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, एक लाइन में पहले। अब वो जांच वांच की तो बात अलग है, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट ही करेंगे। क्लियर है? तो ये याद रखिए आप। इसके बाद क्या है? एक्टिंग चेयरमैन। अब जैसे मान लो कि चेयरमैन कोई एक पर्सन है, मिस्टर एक्स, और वो बीमार हो गए या उनकी डेथ हो गई या वो रिजाइन करके चले गए या अभी कहीं बाहर गए हुए, ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास ये फुल अथॉरिटी है कि वो किसी भी एक पर्सन को एक्टिंग चेयरमैन के फॉर्म में अपॉइंट कर सकते हैं। कब तक? जब तक वो अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं कर लेते, मतलब फिर से आकर के अपनी कुर्सी धारण नहीं कर लेते। क्लियर है? देखिए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर एज एक्टिंग चेयरमैन, मतलब एक मेंबर को क्या करेंगे? उठा करके एक्टिंग चेयरमैन बना देंगे प्रेसिडेंट। द चेयरमैन्स ऑफिस फॉल वैकेंट, और कब? जब चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट हो, मतलब खाली हो उनका ऑफिस, डेथ हो गया हो, रिजाइन दे दिए हो किसी भी कारण से, और द चेयरमैन इज टेम्परली अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज। क्लियर है? या टेम्परली तबीयत खराब हो, कहीं बाहर हो, किसी काम में गए हो, अभी किसी भी कारण से वो अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो एक्टिंग चेयरमैन को बिठाया जाएगा। इससे क्या होगा? तो भाई इससे ये होगा कि कंटिन्यूटी बना रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के क्या होगा कि कमीशन हेडलेस नहीं हो जाए, मतलब जो हमारे यूपीएससी है उसके चेयरमैन के बिना वो कैसे काम करेगा? तो चेयरमैन का होना जरूरी है, इसलिए वो एक्टिंग चेयरमैन को बना देंगे। ये लाइन आप पढ़ लेना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है कि पॉलिटी आपको समझ आ रहा होगा। अगर बहुत फास्ट बोल रहा हूं या कुछ और आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट करने के लिए, आपके सारे कमेंट का वेलकम रहेगा। गाली वाली मत देना, बाकी सब ठीक है, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे हम लोग। रिमूवल ऑफ चेयरमैन और मेंबर्स, आर्टिकल 317, और इसमें दो पाथवे हैं। मतलब चेयरमैन और मेंबर्स को कैसे हटा सकते हैं, इसको 1 करना और इसको 2 करना। यहां पर देखो, पहला 1 क्या है, पाथ ए कर लो, इसको उसको बी कर लो, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा जम जाएगा अगर आप याद करोगे तो। देखो पहले क्या होता है, डायरेक्ट चल भाग, ऐसी वाली कंडीशन। अब चल भाग वाली नहीं है, आप जाइए, ऐसी वाली कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, नहीं ये एक कंडीशन ऐसा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जांच कीजिए, फिर उसके बाद आप जाइए अगर पाया गया कि आप ऐसे कुछ गड़बड़ की है तो। देखिए पहला क्या है, विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। ये एससी क्या है बेटा, सुप्रीम कोर्ट है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के बिना इंक्वायरी के कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। इसको आप जब मेंस लिखें तो ABC याद रख लो, काम हो जाएगा। और अगर वो भी लगा रहे हो, क्या बोलते हैं, MCQ, तो उसमें पूछेगा कि विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी किस कंडीशन में प्रेसिडेंट यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए रिमूवल के लिए क्या है, पहला तो एडजर्ड्स इंसॉल्वेंट, कुल मिलाकर के दिवालिया घोषित हो जाएं, दिवालिया हो जाएं ये, तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो चेयरमैन हो। टेक अप पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस, अपने, अब आप ये नहीं कह सकते कि आप तो यूपीएससी का काम कर रहे हैं, यूपीएससी के मेंबर है या चेयरमैन है तो आपको सैलरी मिल रहा है, नहीं, उसके अलावा कहीं अगर जॉब कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट होल्ड कर लेते हैं, तो कहा जाएगा टाटा बाय बाय। प्रेसिडेंट डायरेक्ट बोलेंगे टाटा बाय बाय, चलिए, क्योंकि ये तो बट ऑब्वियस है कि उनके पास प्रूफ होना चाहिए प्रेसिडेंट के पास, इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, कहीं और ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और ऑफिस ज्वाइन कर लिया मतलब गड़बड़ कर दिया इनने, क्योंकि अब ये फ्री फेयर कैसे काम करेंगे, तो चलिए भाई आप घर जाइए। तो ये व्यवस्था है। इज अनफिट ड्यू टू इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, कुल मिलाकर के क्या है, या तो दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाएं या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएं, और प्रेसिडेंट ये कंफर्म हो लें कि अब ये अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, इनके जो मानसिक दशा है वो सही नहीं है, या इनकी जो शारीरिक दशा है वो ऐसी नहीं है कि अब ये ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं। लकवा, कुछ भी हो सकता है ना, इंसान का ब्रेन हेमरेज हो जाए, लकवा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट डायरेक्ट इनको रिमूव कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की। लेकिन एक कंडीशन और है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसबिहेवियर। याद रखना कि मिसबिहेवियर का अगर कंडीशन है तो मिसबिहेवियर क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जजेस का कुछ पैनल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायर करवाया जाएगा। तो देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, प्रेसिडेंट रेफर्स द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, इफ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रिमूवल प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट बाइंडिंग। क्लियर है। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये मिसबिहेवियर का केस है, तो मिसबिहेवियर के केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट रेफर करेंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जैसा चाहे, पैनल बनाना चाहे, जो भी करना चाहे, तो ये क्या करेंगे, उसको इंक्वायर करेंगे, और इंक्वायरी के बाद फिर ये अपना रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, कि हाँ ये गिल्टी पाए गए, इनको रिमूव कीजिए। अब ये याद रखना कि इनका जो भी रिपोर्ट, मतलब जो भी इनका वो है अपना सजेशन है, वो बाइंडिंग इन नेचर है, आप ऐसे याद रख लीजिए। मतलब अगर इनने कह दिया कि हाँ ये जो पर्सन जिसके लिए मिस्टर एक्स वाई जो भी हैं, उनके लिए आपने जो भेजा था कि हाँ ये मिसबिहेवियर के तहत गिल्टी पाए गए हैं, तो हाँ ये गिल्टी पाए गए हैं, तो अब प्रेसिडेंट ये नहीं बोलते कि ठीक है इनको छोड़ देते हैं अभी, नहीं, वो बाइंडिंग नेचर है, उसको अब मान के उनको रिमूव करना ही पड़ेगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। और इन बिटवीन दिस टेन्योर, जब मान लो कि जांच चल रहा है, आज पता चला कि मिस्टर एक्स ने क्या किया है, कुछ मिसबिहेवियर किया है, प्रेसिडेंट के कंसेंट में आया, तो जब तक जांच चल रहा है तब तक इनको क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो याद रखना कि 2 कंडीशन हमने पढ़ा, एक डायरेक्ट रिमूवल प्रेसिडेंट से, दूसरा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से वो कहेंगे कि आप इंक्वायर कीजिए, और उस इंक्वायरी का अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है कि हाँ जो एलिगेशन लगा था वो सही है, तो प्रेसिडेंट इनको हटाने के लिए बाइंडिंग इन नेचर है, मतलब बाइंडेड है, उनको हटाना पड़ेगा, बाउंडेड है। क्लियर है। तो याद रखना, प्रेसिडेंट में सस्पेंड ड्यूरिंग इंक्वायरी, मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी के ड्यूरेशन में उनको सस्पेंड कर सकते हैं कि भाई अभी जांच चल रही है, आप घर पे बैठिए, अगर जांच में आप गिल्टी पाए गए तो आप घर ही रह जाना, हम आपको प्रेम पत्र पहुंचा देंगे, और अगर आप नहीं पाए जाते हैं तो आप अपनी जॉब आकर के रिज्यूम कर लेना। अगर सुप्रीम कोर्ट कहते थे कि नहीं गिल्टी नहीं है, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो ठीक है आप आइए जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
वी आर सॉरी, ऐसा समझ लीजिए। मिसबिहेवियर इंक्लूड्स इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मिसबिहेवियर के भी बेस दिए गए हैं। क्या है मिसबिहेवियर, किसको समझा जाए कि किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इनका मन लग जाए, इंटरेस्ट आ जाए, कहीं वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाए या करने लग जाए, मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने लग जाए, या और पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट फ्रॉम सच ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, कहीं से कॉन्ट्रैक्ट के तहत या किसी तरीके से लाभ लेने लग जाए तो भी कहा जाएगा कि ठीक है आपने अब क्या पर्सनल बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, अपना पैसा वैसा लेना चालू कर दिया, चलिए बहुत कमा लिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, आप याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ द यूपीएससी। अब एक बात समझिए, वॉच डॉग ऑफ मेरिट लिस्ट है और मेरिट है, मतलब जिसके तहत रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके अगर ये वॉच डॉग के फॉर्म में काम कर रहे हैं तो इनकी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और इनके अपने कुछ पर्सनल पावर होने चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी इनको धमकी देगा, डराएगा कि भाई मेरे बबलू को रिक्रूट कर दो, मेरे पप्पू को रिक्रूट कर दो, मेरे भतीजे को कर दो, ये सारी चीजें, मतलब नेपोटिज्म वाली कहानी आ जाएगी। तो यूपीएससी में हमारे आपके जैसे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन रात दो करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक की तो जमाना ही नहीं रहा। पहले लोग एक करके पढ़ते थे, अब हम दिन को एक समझते हैं, रात को एक समझते हैं, दोनों में पढ़ाई करते हैं। तो दिन रात दो करके अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, खूब ध्यान लगा के, दुनिया जहां दुनिया की चकाचौंध देख रही है, बढ़िया, कोई चाय की दुकान पे बैठा है, कोई खाना खाया पूछ रहा है, कोई पानी पिया पूछ रहा है, उस दौर में आप ना खाना किसी का पूछ रहे हैं, ना पानी पीना पूछ रहे हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद नेताजी के बेटे भतीजे नौकरी ले जाए तो लफड़ा हो जाएगा। तो जो रिक्रूटिंग बॉडी है उसको फियरलेस बना दो, सिक्योरिटी दे दो, कह दो कि भाई आपको जीवन भर एक बार नौकरी में आ गए ना, दूसरी जगह जॉब नहीं करना और कोई प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाएंगे, आप किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा पाएंगे, कुल मिलाकर के आप पेंशन पे जिएंगे। अब वो आदमी क्यों डरेगा, और किसी भी कंडीशन में आपका पेंशन कम नहीं किया जाएगा, आपकी सैलरी कम नहीं की जाएगी, एक बार रिक्रूटमेंट के बाद जो फैसिलिटीज मिली हुई है वो कम नहीं की जाएंगी। तो अब क्या हो गया, इंसान सेफ सिक्योर हो जाएगा। अब नेताजी फोन करेंगे, बोला हाँ साहब देख लूंगा मैं, अरे बिल्कुल कर दूंगा, लिस्ट आया, हो मेरे बेटे का नाम नहीं है, बोले भाग यहाँ से, फालतू फोन लगाता है, आज के बाद लगा मत दियो, नहीं तो नेता भी नहीं रहेगा, जनता में जाके बोल दूंगा। और मीडिया वैसे ही हमारे यहाँ बहुत एक्टिव है, मीडिया नहीं बोलेगी तो यूट्यूबर बुला लेंगे, उसमें क्या है, क्योंकि मीडिया को तो फिर भी ठीक है, अब स्थिति क्या ही बोलूंगा। तो 6 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉम यूपीएससी एग्जीक्यूटिव प्रेशर, कुल मिलाकर के प्रेशर से हटाने के लिए 6 सेफगार्ड दिए गए हैं। पहला है राम, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कुल मिलाकर के 6 साल या 65 साल के पहले इनको 6 ईयर और 65 ईयर के पहले इनको नहीं हटाया जाएगा, दोनों में से जो पहले हो जाए वो। तो याद रखना, रिमूवल ओनली थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, नॉट द गवर्नमेंट विल, मतलब गवर्नमेंट अपनी इच्छा शक्ति से, नेताजी जाके नहीं बोल सकते प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट मैम, बोले क्या मेरे पप्पू का नौकरी नहीं लगा आईएएस आईएफएस में या कुछ अच्छे पोस्ट में, तो बोले कोई बात नहीं हम नहीं हटा सकते। बोले क्यों, हमारे पास जो ग्राउंड है उन्हीं पे हम हटाएंगे और वो ग्राउंड हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल के भगा देंगे, ठीक है। तो ये अपनी विल पे गवर्नमेंट नहीं रिमूव कर सकती। दूसरा चीज, प्रोटेक्टेड सर्विस कंडीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी अल्टर्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ अ मेंबर आफ्टर अपॉइंटमेंट। मैंने पहले ही बोल दिया कि अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी तरीके के उनकी सैलरी अलाउंसेस भत्ते वत्ते जो भी मिलते हैं उसमें नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। एक बार जो कह दिया कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये आपकी सैलरी होगी, ये अलाउंसेस होंगे, ये भत्ते होंगे, कार गाड़ी फोन हेल्थ, तो वो मिलता रहेगा, ठीक है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, सैलरी एंड एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट। आप जानते हैं कि जो भी चार्ज ऐसे जो फिक्स हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होंगे, उन पे डिस्कशन हो सकता है लेकिन वोट नहीं हो सकता, ये आप याद रखेंगे। मतलब हम बातचीत कर सकते हैं उस पर बैठ के कि भाई ठीक है अगले उसके लिए क्या करना है, थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या, सोच सकते हैं क्या, या क्या है कैसा है। वोटिंग नहीं होगी क्योंकि वो मैंडेटरी है कि वो जाएगा ही जाएगा, पैसा उनको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। तो याद रखना कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपीएससी के जो मेंबर हैं और जो चेयरमैन है उनकी सैलरी कहां से जाती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये सब्जेक्ट टू वोट है, नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर इस पर वोटिंग नहीं होगी, क्लियर है। चलिए 4, पोस्ट रिक्रूटमेंट बार, बता चुका हूं मैं कि एक बार अपॉइंट हो गए तो आप एक बार रहिए, हाँ मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन कैन नॉट होल्ड एनी फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कुल मिलाकर के आफ्टर टेन्योर, ठीक है। टेन्योर कंप्लीट करने के बाद खोखा, खोखा मतलब अब गोली चल गई, अब यूज दोबारा नहीं चलेगी, जहां है आप रहिए, अब आप जाइए बढ़िया घर पे बैठिए, बच्चों के साथ बातें कीजिए प्रेम से, खाना वाना खाइए, अच्छा गवर्नमेंट आपको एक अच्छा अमाउंट देती रहेगी। आपने बहुत अच्छा काम किया साहब, हमें बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। मेंबर्स में ओनली बिकम चेयरमैन
ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी। मैंने पहले ही बोल दिया कि मेंबर जो है वो चेयरमैन बन सकते हैं, कहाँ, यूपीएससी में भी बन सकते हैं और स्टेट पीएससी में भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए। पांचवा क्या है, नो रीअपॉइंटमेंट, हमने अभी तो पढ़ लिया कि कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है। अ मेंबर हु हैज कंप्लीटेड देयर फुल टर्म इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, रीअपॉइंटमेंट सेम पोस्ट पे नहीं होगा, और चेयरमैन का तो कहीं भी नहीं होगा, ऐसे याद रखिए। चीख चीख के बता रहा हूं, अच्छे से याद कर लेना। फोन में तो नहीं घुस सकता, ठीक है, कभी तो क्लास धराओगे। फंक्शन ऑफ द यूपीएससी, आर्टिकल 320 कोर मैंडेट। अब देखिए, कंडक्ट एग्जामिनेशन, कुल मिलाकर के काम क्या है भाई, तो इनका काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, ठीक है, फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको आईएएस और आईपीएस बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और बी के लिए, ठीक है, क्योंकि सी और डी में ये कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे याद रखिए, इनका कोई मैटर ही नहीं है, उसके लिए इनसे पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। एंड सर्विस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, सर्विस ऑफ यूनियन टेरिटरीज के लिए भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। सर्व स्टेट नीड्स, अब सर्व स्टेट नीड क्या है, जैसे मान लो कि दो स्टेट के गवर्नर हैं और दोनों कह रहे काम करते हैं ना, यूपीएससी से एग्जाम करवा लेते, दोनों स्टेट के लिए ज्वाइंट ज्वाइनिंग होगी, तो ज्वाइंट ज्वाइनिंग के लिए क्या होगा, यूपीएससी एग्जाम करवाएगा, कब, जब वहां के गवर्नर यूपीएससी से डिमांड करेंगे, और यूपीएससी किसके अप्रूवल पे काम करेगा, प्रेसिडेंट से, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो प्रेसिडेंट से पूछ करके फिर ये काम करेंगे। अब देखिए वही चीज देखते हैं, कैन असिस्ट ए स्पेसिफिक स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विथ प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। क्लियर है, गवर्नर के रिक्वेस्ट से काम कर सकते हैं, कब, प्रेसिडेंट के असिस्ट से, मतलब प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर दें तो, ऐसे आप याद रखो, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, हाँ स्टेट पीएससी के लिए काम कर सकते हैं, मतलब स्टेट के रिक्रूटमेंट में काम कर सकते हैं जब दो स्टेट डिमांड करें, ऐसी चीजें हैं, याद रखना। असिस्ट स्टेट, अब स्टेट अगर गवर्नर ने डिमांड किया तो दो, या सिंगल स्टेट के लिए भी, अब ये ज्वाइंट वाली जो बात मैं बता रहा था वो आ गया। फैसिलिटेट ज्वाइंट रिक्रूटमेंट वेयर 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट, अब दो नहीं, दो से ज्यादा भी स्टेट मांग सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के दो या दो से ज्यादा स्टेट मांगे तो भी करेंगे, लेकिन फिर से वहीं प्रेसिडेंट के अप्रूवल लगेगा। एडवाइजरी रोल क्या है, तो ये याद रखना, कंसल्टेड ऑन द रिक्रूटमेंट मेथड, प्रमोशन, मतलब कुल मिलाकर के कि रिक्रूटमेंट का मेथड क्या होगा, प्रमोशन के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, ठीक है, ट्रांसफर के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, डिसिप्लिनरी मैटर्स क्या होंगे, मतलब किस तरीके से उनको क्या कहां कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, और इंज्यूरी पर्सन क्लेम। क्लियर है, अब ये थोड़ा सा अपन अलग कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये जो चीजें हैं सारी, ये क्या है, या ये पूरे ही आप यूं समझ लो कि इंडिविजुअल के लिए नहीं है, मतलब जैसे मान लो कि मैं आईएएस हूं कहीं, और मेरे अगर ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर है और मैं पर्सनली मेरे ट्रांसफर के लिए रिक्रूटमेंट चाहिए, कुछ मतलब एडवाइस चाहिए, तो उसकी बात नहीं हो रही है, जनरल टर्म में। जैसे मान लो कि जब एक लॉ बन रहा है या एक एक्ट बन रहा है या एक नियम बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो नियम का क्या होगा भाई, ट्रांसफर के क्या क्या नियम होंगे, यूपीएससी से पूछ लेते हैं, यूपीएससी एडवाइस कर देगा। क्लियर है, अब क्या है भाई, किसी के प्रमोशन के लिए लॉ बन रहा है, नियम बन रहा है, कानून बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो यूपीएससी से रिकमेंडेशन ले लो, वो अच्छा रहेगा। तो ये ओवरऑल की बात हो रही है, मतलब किसी एक ग्रुप ऑफ सर्विस या एक पूरे सर्विस के लिए बात हो रही है, इंडिविजुअल पर्सन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये याद रखना। जैसे मान लो किसी पर्सन को डेथ हो गया या फिजिकली हैंडीकैप्डनेस हो गया, कुछ भी हो सकता है ना भाई, ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, सीडीएस के लोग भी यही लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है, सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल, सॉरी, तो लेफ्टिनेंट कर्नल की ज्वाइनिंग हुई और वो गए बॉर्डर पे, बेचारे कॉम्बैट में है, कहीं कुछ हो गया, इंजरी हो गया, कुछ भी हो गया, परमानेंट कोई लॉस हो गया, जैसे मान लो कि हैंडीकैप्डनेस आ गया, कुछ भी हो गया, तो उनको अब किस लेवल पे सैलरी देना है, क्या देना है, कैसा देना है, उसके लिए ये एडवाइस कर सकते हैं। बाकी ये ओवरऑल की बात हो रही है, याद रखना, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, जनरल रूल जो बन रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन फंसा सकता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवाइजरी नेचर ऑफ यूपीएससी, अब आप जानते हैं एडवाइस है, और हम एडवाइस तो हर चौराहे पे लेते हैं लोगों से, कितने लोगों की मान लेते हैं, तो एडवाइजरी नेचर जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप याद रखना कि वो एडवाइजरी ही है, मानना न मानना एडवाइस लेने वाले के ऊपर है। आप भी जब चलते हो तो 10 लोगों से किताब पूछते हो कि भाई कौन सा किताब पढ़ूं कि यूपीएससी पास हो जाओ, तो कोई किसी किताब का नाम लेता है, कोई किसी बुक का नाम लेता है। अब आप जाकर के खरीदते वही हो जो दुकान वाला आपको घुमा करके दे देता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होती है, या अगर आप होशियार हो तो फिर अपने
सेंस ऑफ ह्यूमर और अपना दिमाग लगाते हो कि भाई जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन जाए वो बुक लेना है, या जो लोग पास हुए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं। एडवाइस क्या है? नॉट बाइंडिंग। क्लियर है? यूपीएससी इज फंडामेंटली एंड एडवाइजरी बॉडी, द गवर्नमेंट इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट्स रिकमेंडेशंस। बहुत अच्छे से याद रखना कि जो भी इसके रिकमेंडेशंस होंगे उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन 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 रिजेक्ट आप क्यों कर रहे हैं ये आपको डिस्कस करना होगा, पार्लियामेंट में जवाब देना होगा। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंसल्टेशन विथ यूपीएससी इज अ डायरेक्टरी, और मतलब डायरेक्शन के फॉर्म में है, नॉट मैंडेटरी, अ गवर्नमेंट डिसीजन इज नॉट इनवैलिडेट सिंपली बिकॉज यूपीएससी वाज नॉट कंसल्टेड। मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है और वो एडवाइजरी था और बिना यूपीएससी के कंसल्टेशन के लिए लिया गया तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एडवाइस तो हम लेते हैं और मानना ना मानना हमारे ऊपर है। ठीक है, द स्कोप फॉर कंसल्टेशन इज रेगुलेटेड बाय द यूपीएससी, एग्जम्पशन फ्रॉम द कंसल्टेशन रेगुलेशन। क्लियर है? मतलब अगर कुछ भी है ऐसा तो आप रेगुलेशन मतलब कंसल्टेशन नहीं ले सकते हो, जरूरी नहीं है। इनके रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो पार्लियामेंट में, सॉरी बोलने में वो हो गया, जो इनके रिकमेंडेशंस होते हैं ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कि हम क्यों नहीं मान रहे। ये जो कंसल्टेशन है बाइंडिंग इन नेचर बिल्कुल नहीं है, सॉरी बोलने में थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे आप, काम हो जाएगा आपका। चलिए देखिए लिमिटेशंस ऑफ द यूपीएससी क्या है भाई? यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड इन द फॉलोइंग मैटर। क्या है? रिजर्वेशन की जहां पे बात होगी, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कितना परसेंट रिजर्वेशन होगा। स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट पीएससी की बात है और स्टेट का मैटर है तो किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कई ऐसी कम्युनिटी है जो स्टेट में उनको रिजर्वेशन मिला हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका लिस्ट ही नहीं है। 2012 का एक केस भी हुआ था, खूब आंदोलन भी हुआ था 11-12 में। आप देखिए किस कम्युनिटी के लिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड क्लेम ऑफ एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स इन अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास के लिए अगर कहीं रिजर्वेशन की बात हो रही है तो ये यूपीएससी का मैटर नहीं है, यूपीएससी से नहीं पूछा जाएगा। आप बहुत अच्छे से याद रखिए यूपीएससी का क्या ही मतलब। टेम्पररी एंड बल्क अपॉइंटमेंट, कुल मिलाकर के अगर टेम्पररी अपॉइंटमेंट 1 साल या 1 साल के कम टर्म के लिए किसी को अर्जेंटली अपॉइंट करना है गवर्नमेंट को, तो वहां पर नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी से, क्योंकि अर्जेंसी है, वो हो सकता है कि उसमें डिले हो जाए, टाइम ज्यादा लग जाए और हमें अभी जरूरत है किसी पर्सन की। तो 1 साल के अंदर के अपॉइंटमेंट या 1 साल तक के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, सी और डी ग्रुप के जो बल्क अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें यूपीएससी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप जानते भी हैं वो पेपर किससे होता है, कमेंट कीजिएगा, आपको पता होगा कि किसके तहत सी और डी ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए रिक्रूटिंग बॉडी कौन है, कैसा है, क्या है। ठीक है, अपॉइंटमेंट अंडर 1 ईयर अर्जेंट केस और एंड बल्क अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप सी एंड डी। बता दिया हूं। स्पेशल पोस्ट, अब स्पेशल पोस्ट क्या होंगे भाई? कोई ऐसे पोस्ट हैं जो गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले रही है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी एम्बेसी के लोग हो गए विदेश में, कहां अपॉइंट करना है, कैसे करना है, यूपीएससी का मैटर नहीं है, वो गवर्नमेंट सोचेगी क्या करना है। या ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का मैटर है। तो देखिए अपॉइंटमेंट टू ट्रिब्यूनल, कमीशंस, बोर्ड एंड डिप्लोमेटिक पोस्ट, जैसे एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, ये सबको नहीं वो किया जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के इनका रिक्रूटमेंट कहां हो रहा है, कहां पे इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, किस जगह पर रिक्रूटमेंट के लिए तो पूछा जाएगा, मतलब जैसे आईएफएस वगैरह है उनके। लेकिन बाद में अगर वो मान लो एम्बेसडर बन के जा रहे हैं या कुछ और बन के जा रहे हैं, हाई कमिश्नर्स बन के जा रहे हैं, तो उनमें के लिए कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है स्पेशल पोस्ट में, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंशियल पावर, द प्रेसिडेंट मे एक्सक्लूड फर्दर मैटर वेयर रेगुलेटिंग regulations which must be laid before the parliament 14 days। मतलब याद रखना कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी इनके मैटर जो कंसल्टेशन से बाहर करना है इनके, वो कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन इस हाउस में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 14 दिन उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहा हूं, सॉरी, अपने लोकसभा में, और 14 दिन कहां रखना पड़ेगा? राज्यसभा में। मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस में 14 दिन इंडिविजुअली रखना पड़ेगा और वहां से अप्रूव होना चाहिए, अदरवाइज वो चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। क्लियर है? तो ये ऐसे याद रखना, मतलब जनता जनार्दन के चुने हुए जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कौन सा मैटर हटाना है। ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सपेंसेस एंड रिपोर्ट्स 21, 22 एंड 23। तो आर्टिकल 321, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं
या आप गवर्नमेंट जॉब दूसरे भी तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आपको याद रखना है कि भाई एक पीएससी होगा एक यूपीएससी होगा, तो ये कहाँ है, तो 315 में है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे के भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना वनडे एग्जाम के लिए। और मेंस अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो भी आपको रेफरेंस मारना है आर्टिकल का, क्लियर है, मार्क्स बढ़ते हैं इसमें। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जरूरत है, तो ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ फंक्शंस, क्लियर है। आर्टिकल 321 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन एक्सपांड यूपीएससीज जुडिक्शन बाय लॉ। अब कुल मिलाकर के पार्लियामेंट लॉ के थ्रू, लॉ लाना होगा। जैसे मान लो कि ये अभी स्टेट सर्विस के लिए या सॉरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्या कर रहा है, आईएएस आईपीएस आईएफएस या सीडीएस इनके एग्जाम करवा रहा है। अगर उनको लगे कि कोई और बॉडी के लिए, गवर्नमेंट के किसी और संस्थान के लिए इनको रिक्रूटमेंट देखना है तो देख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, अलाउइंग इट्स फंक्शन टू एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, क्लियर है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट थे उनसे अगर आगे बढ़ाना है इनको तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस, आप जानते हैं ऑल यूपीएससी एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हमने पहले ही देख लिया, सैलरी अलाउंसेस देखा था, बाकी भी जो चीजें होंगे वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगे। इंश्योरिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फ्रॉम द एनुअल बजट वोट, क्लियर है। इससे क्या हो जाएगा कि इनको कोई पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी, अपना काम फ्री एंड फियरलेस कर पाएंगे और उसकी एनुअल वोटिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 323 क्या कहता है, एनुअल रिपोर्ट एक लाइन में समझे तो ये प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखवाएंगे, क्लियर है। जो भी इनका एनुअल रिपोर्ट होगा, क्या काम किया क्या नहीं किया, कैसा हुआ क्या हुआ, वो सारी चीजें पार्लियामेंट में रखी जाएंगी। देखिए, UPSC submit an annual report to the president who place it before parliament with a memorandum explaining cases where it is advised was not accepted, क्लियर है। ये याद रखना कि यहाँ पर इनके जो भी एनुअल रिपोर्ट है और जो भी इनके रिकमेंडेशंस हैं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, ये पार्लियामेंट में उसका जवाब देना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो एक्सेप्ट करें चाहे तो एक्सेप्ट ना करें, ये मैटर है, क्लियर है। चलिए, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने पूरा डाल रखा है कि आर्टिकल जरूरी है। पार्ट 14 जरूरी है, आप याद रखेंगे। पार्ट 14 में ही बात किया गया है कि यूपीएससी और पीएससीज होंगे। तो देखिए, आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, मैंने बोला था स्टेट पीएससीज और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होगा और ये होगा, ये आर्टिकल 315 में बोला गया। 316 क्या कहता है, 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, अपॉइंटमेंट आप जानते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस 6 साल और 65 साल, क्लियर है। 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर, रिमूवल के लिए 2 केसेस देखा था हमने, रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक तो सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन, मतलब जांच के बाद, कंसल्टेशन के बाद, और दूसरा क्या है, उस समय प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, और दूसरा ये था कि उनका कहीं इनकैपेसिटी हो जाए, दिमाग इधर उधर हो जाए, ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो जाए, वो 3 केसेस जो हमने देखे थे वो हैं, ठीक है। 318 318 पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ सर्विस, क्लियर है, ये हमने पढ़ा है। 319 प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग ऑफिस बाय मेंबर्स आफ्टर सीजिंग टू बी सच। कुल मिलाकर के क्या है कि किसी भी ऑफिस को ये होल्ड नहीं कर सकते, हाँ प्रमोट हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मेंबर हैं तो चेयरमैन बन जाएंगे, स्टेट पीएससी में, पीएससी में बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, चेयरमैन कुछ नहीं करेंगे, घर जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। ये भी याद रखना। 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको मालूम है वॉचडॉग ऑफ मेरिट रिक्रूटमेंट जो भी होता है उसका है, तो ये आप याद रखेंगे। 321 पूछा जाएगा पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, किसके द्वारा, तो पार्लियामेंट के द्वारा। इनके जो भी फंक्शन है उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है इनके कार्य को, और कार्यकाल नहीं कार्य को, ठीक है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ये याद रखो। 322 एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, कहां किस पे भारित होंगे ये, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित होंगे, ठीक है। 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट कहां रखेंगे, तो प्रेसिडेंट रखवाएंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, जहां पे इन पे डिस्कस होगा, डिबेट होगा कि क्या क्या है। तो मेरे को लगता है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगा, भागना मत, अभी पिक्चर बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम हट जाते हैं, जूम करके देखने में अच्छा लगेगा आपको। मोबाइल में छोड़ दीजिएगा तो मोबाइल भी पढ़ लेगा थोड़ा, अगर आप खुद पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। होता है कई बार कि हम स्क्रीनशॉट लेकर के और खूब पटक लेते हैं मोबाइल में और फिर धीरे से एक दिन सब डिलीट, ये याद ही नहीं रहता क्या क्या किया। अब देखिए यहां पर मैटर है एग्जाम रोल ऑफ यूपीएससी क्या है भाई, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस इनके लिए जो एग्जाम होते हैं वो करवाते हैं। सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विस में जो भी एग्जाम होंगे बाकी और सारे करवाएंगे, और यूनियन टेरिटरी के लिए जो भी एग्जाम होंगे वो करवाएंगे, आपको पता है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें बताने की जरूरत है क्या क्या होगा भाई। तो यूपीएससी गेटवे टू इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज, कुल मिलाकर के हम सबका सपना है कि आईएएस बने और आईपीएस बने, आईएफएस बन जाए, कुछ नहीं हो तो सीडीएस ही निकल जाए, कुछ तो ऐसे भी है कि कोई भी एग्जाम निकल जाए, तो ऐसा थोड़ा मत बनिए, एक टारगेट रखिए। इट्स एग्जामिनेशंस आर द मोस्ट rigorous selection process in the country designated to identify merit across disciplines। क्लियर है क्या क्या एग्जाम होगा, तो सिविल सर्विस एग्जाम होगा, आईएएस आईपीएस आईएफएस आप जानते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप ए, टेक्निकल जिसको हम क्या बोलते हैं आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये भी याद रखेंगे आप, ये आईईएस का एग्जाम है, कहां गया ये रहा, ठीक है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जिसको हम सीडीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, साल में 2 बार होता है ये, याद रखिए। और नेशनल डिफेंस सर्विसेज, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने 10वीं 12वीं वाले, वो 10वीं 12वीं वाले वो देते हैं सीडीएस का पेपर, ठीक है, बहुत कम एज में देना पड़ता है, तो ये सॉरी एनडीए का पेपर, सीडीएस बोल रहा हूं मैं, तो ये है एनडीए, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है हमारे, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ते ही हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, तो एनडीए, सीडीएस, आईईएस और आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए जो एग्जाम होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी करवाता है, क्लियर है। और कंडक्ट करने के बाद ये लिस्ट कहां जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और फिर वो चाहे तो किसी पर्सन की इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी अगर उनको डाउट हो तो रिक्रूटमेंट रोका भी जा सकता है, ठीक है। इनका काम क्या है, लिस्ट बनाना, सिलेक्शन करना और उनको पहुंचाना, ठीक है। इसीलिए आप जब पेपर का फॉर्म भरते हैं तो देखते हैं कि सब्जेक्टेड टू चेंज, कभी भी चेंज किया जा सकता है, उसमें कुछ एक डिस्क्लेमर आता है, अगर आप थोड़े देखे हो तो। चलिए कि स्टेटस क्या है भाई, यूपीएससी भाई नंबर्स तो आप जानते हैं, 315 कहता है कि यूपीएससी और पीएससी होगा, 6 साल इनका टर्म होगा इन जनरल स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन में, और 65 साल होगा, ये हमने पढ़ लिया है, बहुत तेज इसलिए निकाल रहा हूँ कि बहुत डिटेल में, बहुत इसके पीछे मैं माथाफोड़ी करा चुका हूं आपको, तो 6 साल और 65 साल दोनों में जो पहले हो जाए, ठीक है। 50% लोग कहां से आएंगे, तो आप जानते हैं गवर्नमेंट से आएंगे, कहां से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिनको 10 साल मिनिमम जॉब का एक्सपीरियंस हो, मतलब 10 साल जिनने नौकरी की है वहीं 50% लोग होना जरूरी है। क्यों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब की है तो उनको पता है कि जॉब कैसे होता है, रिक्रूटमेंट के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड हमें देखना है एक पर्सन के इंटरव्यू में, ये सारी चीजें, क्योंकि इंटरव्यू भी तो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ना, पूरा फाइनल लिस्ट बना करके देता है गवर्नमेंट को, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 14 दिन डेज बिफोर पार्लियामेंट, तो रेगुलेशंस एक्सक्लूडिंग यूपीएससी कंसल्टेशन मस्ट लाई बिफोर पार्लियामेंट ऑफ 14 डेज, आपको बता चुका हूं कि 14 दिन दोनों हाउस में रखना पड़ेगा, देन आफ्टर चीजें होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से बताने की जरूरत है। वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम हमने अभी पढ़ा है, आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम किसको कहा जाता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी को कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वही देख लीजिए। ओवर मेरिट पैट्रोनेज, यूपीएससी इंश्योर्स सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन एबिलिटी and transparent examination insulated from political influence, क्लियर है। कुल मिलाकर के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अलग रख करके कैसा किया जाएगा, तो ट्रांसपेरेंट, और एबिलिटी जिसमें है वही, जिसमें है दम वो बाजीराव सिंघम वाली कहानी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंसुलेशन क्या है भाई, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, चार्ज एक्सपेंसेस एंड पोस्ट रिटायरमेंट बार कलेक्टिवली इंश्योर जेन्युइन इंडिपेंडेंस, क्लियर है। कुल मिलाकर के इनको पोस्ट रिटायरमेंट नहीं किया जाएगा, कुल मिलाकर के इनके पास अपनी इम्यूनिटी है किसी भी काम को करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट, एनुअल रिपोर्ट्स विथ एक्सप्लेनेशंस फॉर रिजेक्शन एडवाइस, कीप द कमीशन ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिसिटी अकाउंटेबल, ये आप जानते हैं, बता चुका हूं कि जो भी एनुअल रिपोर्ट देंगे उनमें जो भी इनके सजेशन थे क्यों नहीं एक्सेप्ट किए गए, उसको डिबेट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, जवाब पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप एग्जाम टेक अवे क्या है भाई,
तो पार्ट 14 में है, आर्टिकल याद रख लो 315 से लेकर के आपको बताया जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्रिएटेड अंडर पार्ट इतना, नॉट बाई स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है, कैन नॉट बी अबॉलिश्ड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। अगर इसको हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और वो अमेंडमेंट आप जानते हैं लेंदी प्रोसेस से होगा, तो इजीली नहीं हटाया जा सकता। एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग हमने पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी फॉर मिसबिहेवियर के केस में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मैंडेटरी है, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा उसको प्रेसिडेंट को मानने के लिए भी वो बाध्यकारी है, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनको होता है 6 साल और 65 साल, जो पहले हो जाए। तो यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा आपको याद करवा रहा हूं, और देखिए कितना बढ़िया हमने ये किया है, आप याद रखेंगे। अरे ओए 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 ओए, ठीक है, यहां पर हमारी सभा आज समाप्त होती है। इतना देर सुनने के लिए थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं।